नमस्कार दोस्तों, शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। अहम जब भाव का रूप लेता है तब यह आत्मसम्मान का कारण बनता है। यही अहम जब क्रिया का रूप लेता है तब यह अहंकार का कारण बनता है। हमें अपने अहम को भाव के रूप में रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने आत्मसम्मान के साथ जीवन के मार्ग पर प्रशस्त होते चलें। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा में ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्वनियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जो भी हम उच्चारित करते हैं, उच्चारण करते हैं जिनका भी, वो सभी हमारे कर्ण विवर में जाते हैं, हमारे श्रोतेंद्रिय में जाते हैं, तो वो सभी ध्वनियां कहलाती हैं। तो भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक है और इसको जब हम उच्चारित करते हैं ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। इसलिए कहा गया है कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनियां हैं। यही ध्वनियां जब लिखित रूप में प्राप्त होती हैं, लिखित भाषा में, तब इन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख के उच्चारण स्थानों के आधार पर, स्पर्श के आधार पर, घर्षण के आधार पर, कंपन के आधार पर, जिह्वा के स्थिति के आधार पर, अनेक आधारों पर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मानक हिंदी की जो वर्णमाला है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इन विभिन्न उच्चारण स्थानों के आधार पर जो ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानक हिंदी के आधार पर जो वर्ण है वो दो प्रकार के हैं, जो ध्वनियां हैं वो दो प्रकार की हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों में अ, जिसको ह्रस्व अ कहते हैं, छोटा अ, बड़ा आ, दीर्घ आ, छोटी ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अंग और आह को भी आप स्वर के अंतर्गत ही पढ़ते आए हैं, लेकिन ये स्वर नहीं होते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग कहा जाता है। क्योंकि इनकी भी मात्राएं यूज होती हैं, इसलिए इन्हें हम स्वर के अंतर्गत ही रखते हैं। एक है अनुनासिक, जो चंद्र बिंदी की मात्रा हमें प्रदान करती है। ठीक है, अब हम व्यंजन में आ जाएं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़। यहीं पे आप दो और व्यंजन देख लीजिए, ड़ और र। इसको आप उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये है अंतस्थ व्यंजन, इनका नाम है अंतस्थ व्यंजन, ये चारों। ये है ऊष्म व्यंजन और ये है संयुक्त व्यंजन।
ठीक है। इन सबों को लिखते समय इनके नीचे हलंत लगेगा, आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हलंत है क्योंकि ये स्वर रहित व्यंजन है। जब इनका उच्चारण होता है, इनके साथ स्वरों को जोड़ा जाता है, तब ये इनका हलंत हटता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है कि बिना स्वरों के सहयोग के इनका उच्चारण संभव नहीं है, ठीक है। अब हम विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण है उसको देखेंगे, किस आधार पर इन स्वरों का वर्गीकरण किया गया। ये मानक हिंदी के आधार पर ये हमारे स्वर और व्यंजन है। अब हम विभिन्न अन्य आधारों पर देखेंगे किस प्रकार स्वरों का और व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विभिन्न आधारों में जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अभी हम स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखेंगे जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर 4 प्रकार के स्वर हैं। पहला है समृद्ध स्वर, फिर है अर्ध समृद्ध स्वर, फिर है अर्ध विवृत स्वर और फिर है विवृत स्वर। समृद्ध स्वर में ई, उ, अर्ध समृद्ध में ए, ओ, अर्ध विवृत में अ, आए, औ और विवृत में आ, ये आते हैं। अब जिह्वा की स्थिति के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च, जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर ई, ए, मध्य स्वर अ, पश्च स्वर आ, उ, ओ और औ, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। इसको आप देख लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखेंगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर कैसे किया गया है। स्पर्श व्यंजन है, क से लेकर म तक, ये स्पर्श कहलाते हैं। ये कंठ में कहीं ना कहीं स्पर्श होते हैं, मूर्धा से, तालु से, दंत से, है ना। तो मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, ये तो कंठ है, कंठ से निकलते हैं। तो क से लेकर म तक कादेव मावसाना स्पर्श, इसका सूत्र है। तो क ख ग घ अंग कंठ स्वर कहलाए, है ना। उसके ऊपर हमारा तालु आता है, तो उसके आगे के स्वर जो है तालव्य स्वर कहलाए। इस तरह से इनका विभाजन अन्य आधारों पर भी हो सकता है, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि स्पर्श स्वर कौन से हैं, क से लेकर म तक, यानी क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न और प फ ब भ म। इतने स्वर व्यंजन जो हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनका नाम है स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये बता ही चुकी हूं, मानक वर्णमाला में यारा लाव। ऊष्म व्यंजन शाखा सह, ठीक है। संयुक्त व्यंजन
कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब आप देखिए स्वर तंत्रियों के आधार पर किस प्रकार व्यंजनों को बांटा गया है। आपने सुना होगा सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। तो उनको किस तरह पहचान पाएंगे उसका इजी तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ। रटना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर, दो प्रकार के हैं। स्वर तंत्री जो हमारे गले में है के कंपन के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर। कंपन के आधार पर अघोष और सघोष हैं, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। और प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण। अल्प प्राण क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कम वायु का प्रयोग होता है। और महाप्राण जिसके उच्चारण में अधिक वायु का प्रयोग होता है, तो वो व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। अघोष जहां घर्षण कम होता है या नहीं होता, सघोष जहां घर्षण के साथ व्यंजन बाहर निकलता है स्वर तंत्रियों में, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए प्रथम ये लिख लेंगे आप तो आपको आसान होगा, और द्वितीय अघोष में आते हैं, सघोष में तृतीय, चतुर्थ, पंचम। अभी मैं समझाती हूं आपको ये क्या है, ठीक है। अल्प प्राण में प्रथम, तृतीय और पंचम आते हैं, और महाप्राण में द्वितीय और चतुर्थ आते हैं। अब आप समझिए, जैसे क वर्ग है, क वर्ग, ये वर्गों में हमने बांटा है इसको। जैसे क वर्ग, ख वर्ग, ये आपने सुना होगा, क वर्ग, ख वर्ग, अरे सॉरी, क वर्ग, प वर्ग, है ना। तो एक वर्ग में 5 व्यंजन है, क, ख, ग, घ, अंग, है ना, 5 व्यंजन है। तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ और ये 5वां हुआ। तो हर वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, हर वर्ग के तीसरे, चौथे, 5वें व्यंजन सघोष होते हैं। याद करने में आसान हो जाएगा। हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां व्यंजन अल्प प्राण होता है, और हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। इसको अब हम आराम से इस तालिका में लिख सकते हैं और आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे लिखिए, अघोष सघोष दोनों लिख लीजिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। हो गया? इन स्पर्श में ही होंगे ये, ठीक है। यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अघोष में श, ख, स आएंगे और सघोष में ह आएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा अलग से थोड़ा। अब अल्प प्राण में आ जाइए, इसकी भी तालिका हम उसी तरह बना लेंगे। इसमें आप एक चीज जोड़ लीजिएगा, अंतस्थ अल्प प्राण में होंगे और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन आएंगे। तो याद करना और इजी हो जाएगा इस तालिका के साथ। अब इसको हम लिखते चल रहे हैं, जैसे प्रथम क, द्वितीय ख, ग, घ, अंग। इसको इस तरह लिखना होगा। तो अल्प प्राण और महाप्राण की तालिका आपकी बन जाएगी, ठीक है। फिर च, छ, ज, झ, इय, ठीक है। फिर ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ,
द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, अंतस्थ अल्प प्राण, श, ख, स, ह, ऊष्म महाप्राण। ठीक है, इस प्रकार आप ने विभिन्न स्वर तंत्रियों के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के बारे में जाना। हिंदी वर्णमाला को मानक के आधार पर भी हमने समझा। ठीक है, इस तरह से हमने हिंदी वर्णमाला का, हिंदी में प्रयुक्त ध्वनियों का के विषय में जाना और समझा। इस तरह आज की कक्षा यही पूर्ण होती है। अगले कक्षा में अगला टॉपिक लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।